देश भर में लॉकडाउन का काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला है। लॉकडाउन बढ़ेगा ये भी तय है, लेकिन लॉकडाउन 2.0 कैसा होगा? जो भी पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले कुली हैं, ऐसे 15 लाख लोगों को भी 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ये तो साफ हो चुका है कि अभी देशबंदी हटाने का सही वक्त नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन सामान्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है। लॉकडाउन से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो हैं मजदूर, किसान और डेली बेसिस पर काम करने वाले नौजवान। 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है? लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 2.0 का खाका खींच दिया है और इसके लिए मंत्रियों की टीम भी बना दी गई है। निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। सरकार का दावा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन में असुविधा कम और सुविधा ज्यादा होगी। अभी तक के लॉकडाउन में कई जगहों से ऐसी खबरें आई जिसमें ओवर रेटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही, डेली बेसिस मजदूरों की परेशानी जैसी कई बातें सामने आई। लेकिन अब यूपी सरकार लॉकडाउन 2.0 का रोड मैप लेकर आ रही है। क्या है लॉकडाउन 2.0? क्या इससे कुछ मुश्किलें कम होंगी? उन लोगों का क्या होगा जिनका धंधा पानी बंद हो गया है? किसान और नौजवान के लिए क्या है प्लान? आज इसी पर महाबहस। आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए सुहास आर्य, सीनियर बीजेपी लीडर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर MS कंवर, रेस्पिरेटरी डिजीज एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, और फॉर्मर DGP यूपी विक्रम सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो सवाल इस वक्त जो है देश के सामने, और कल PM आने वाले देश के सामने, आसार इस बात के हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन हटाना सही नहीं होगा। लेकिन क्या लॉकडाउन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पिछले 3 हफ्ते में रहा है, या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? मसलन क्या हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं एहतियात के साथ? क्या रेल सेवाएं शुरू हो सकती हैं एहतियात के साथ? ये तमाम वो सवाल हैं। मगर दूसरी तरफ सवाल तो ये भी है कि अगर लॉकडाउन को हमने इस वक्त हटा दिया या कमजोर कर दिया तो क्या बीमारी को फैलने का मौका मिल जाएगा जो अब तक बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया है? ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए एक्सपर्ट बेस्ड इसका आंसर होना चाहिए। और सबसे पहले मैं चलता हूं श्वास रोग विशेषज्ञ के पास ही, डॉक्टर MS कंवर। व्हाट डू यू से सर? हम तो वही पालन कर रहे हैं जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, देश वही पालन कर रहा है जो आप हमें करने को कह रहे हैं। अब आप आगे के लिए क्या है आपकी सलाह? हमने सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हमने वो जो किया तो वो क्यों किया, और अगर ना करते तो क्या होता। पिछले 3 हफ्ते में या पिछले 1-1.5 महीने में आपने देखा कि अमेरिका में, इटली में, स्पेन में क्या हुआ। उन कंट्रीज में लॉकडाउन की इनिशियली कोई उनकी प्लानिंग भी नहीं रही, और जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी शुरू हो गई, बहुत केसेस मरने शुरू हो गए, तब जाके उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया। और USA में अभी भी पार्शियल लॉकडाउन है ना। एक तरीका सोचने का ये है कि ठीक है, बीमारी तो है, थोड़ी थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी बनने देते हैं, हम संभाल लेंगे। लेकिन ये वो बीमारी नहीं है जैसे कि मम्स है या मीजल्स है, जिसमें कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है और लोग थोड़ा बहुत बुखार हुआ और थोड़े से सिम्टम हुए और एक दूसरे से एंटीबॉडीज बनाने में मदद मिलती है। ये वो बीमारी है जिसमें कि एकदम से आपको 15% पेशेंट ऐसे हैं, बल्कि 20% केसेस जो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और 5% ऐसे हैं जो आईसीयू में जा सकते हैं, और मोर्टेलिटी रेट भी 2-3% है जी। जब ऐसी सिचुएशन है और आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे तो आप फिगर्स कहां पहुंच जाएंगे। अमेरिका में आप देखिए 22,000 से ऊपर डेथ्स हो चुकी, इटली में 20,000 से ऊपर हो चुकी, और स्पेन में भी 16,000 के करीब हो चुकी, 12,000 के ऊपर यूके में हो चुकी। और हिंदुस्तान में आप देखें, आप कहते हैं जी 325 डेथ हुई। अब बीमारी तो सारी एक ही टाइम पे आई थी,
लेकिन ये जो लॉकडाउन किया गया था, मेरा ख्याल में ये हम पहले से भी, लॉकडाउन से पहले से भी मैं ये कहता आ रहा हूं कि ये होना बहुत जरूरी है। और अगर आज हम लाखों की तादाद में, जो कि आईसीएमआर ने भी प्रिडिक्ट किया था, अगर कुछ भी हम नहीं करते, लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं करते, तो 8 लाख तक 15 अप्रैल तक फिगर पहुंच सकती थी। कहां 8 लाख और कहां अभी हम 10,000 में नहीं पहुंचे, 9,000 कुछ है। सो ये एक बहुत ही जरूरी कदम और है। और अब सवाल आपको है कि लगता आगे है क्या डॉक्टर किया साहब जाए? कि ये देखिए, जो हमें फायदा मिला है उसको बरकरार रखना होगा, वरना ये फिर से घाटे में तब्दील हो सकता है, जो आप कह रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कि कुछ और सवाल है मेरे पास, लेकिन मेजर आशीष, क्या आपको लगता है आप लोग पूरी तरह से साथ होंगे ना? मतलब इसमें तो कोई सवाल नहीं ना कि क्यों देश को कब तक बंद रखना। जी बिल्कुल। जो ये बीमारी है, इसके बचाव में ही इसका वो है, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट ही कर सकें, क्योंकि क्योर इसका बहुत कम है। तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इसको जितना प्रिवेंट कर सकें फैलने से। तो मैं समझता हूं कि जो हालात अभी हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ दिन लॉकडाउन को जारी रखना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि विश्व में, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 1 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बीमारी के कारण। और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे देश पे कि वो बीमारी जितने घातक रूप से विश्व के बाकी जो देश हैं उन पे जितना उसका असर है, उतना भारत पे असर नहीं है। तो यहाँ बस एक कोशिश, ऊपर वाले की तो मेहरबानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आमतौर पर यही हम मानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार का भी कुछ, सरकार की भी करनी है? वक्त से लॉकडाउन किया गया, बहुत सारे कदम उठाए गए, उसका भी असर है कुछ? ऐसे हैं, नहीं असर तो है ही है, बिल्कुल है। और अभी देखने वाली चीज़ जो मैं कह रहा था कि वो यही है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो डेली वेजेस पे अपनी सर्वाइवल है, जिसमें बहुत से मजदूर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जो डेली कमाते थे, उसी से खाते थे। हमें बस उनका ख्याल रखना है। सरकार को वो पहल जो है बिल्कुल कारगर स्टेप्स उठाने होंगे कि उन लोगों को, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है लेकिन उसमें अभी कुछ खास किया नहीं जा सकता मौजूदा स्थिति में, लेकिन हाँ कोई भूखा ना मरे, ये सुनिश्चित करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं आशा करता हूं कि सरकार उसको बखूबी निभाए। सुभाष आर्य जी, सीनियर बीजेपी लीडर, एक्स मेयर दिल्ली के मेयर आप रह चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रांतों से लोग आकर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हालांकि इस बार तो दिल्ली सरकार ने उन्हें एक तरीके से आरोप लगा कि बाहर ही निकाल दिया, सब यूपी की तरफ निकल पड़े, चले गए, घर तक पहुंच गए हैं, मगर वो कितने दिनों तक अपने आप को थांक पाएंगे बिना काम के? यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। हमारी कोशिश ये थी, जैसे आवाज़ बंद हो गई। जी जी जी, आइए आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है सुभाष जी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री जी ने कहा था वैसे ही आवाज़ कट रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया 24 तारीख को, लेकिन उससे पहले 23 तारीख से ही मालूम पड़ गया था कि ये लॉकडाउन होने वाला है। लेकिन डेली मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इनको जाने के लिए हमने कभी नहीं कहा। हमें कोशिश थी सब यही रहे, उनकी रोटी की व्यवस्था करेंगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन किसी गलतफहमी में दिल्ली सरकार ने बसें प्रोवाइड करने की बात कह दी, लेकिन वो बात पीछे समाप्त हो गई। अब केवल उनको रोटी रोजी मिलती रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के लोग, सेवार्थी वगैरह मिलकर लोग लगभग 50 से 100 सेंटरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई है जी। हमारे घर से भी, हमारे पार्ट से भी, क्षेत्र से भी ऐसे मजदूरों के लिए जो अपना कमा नहीं सकते थे, लेकिन आटे की थैली है, चावल की थैली है, दाल के पैकेट है। सुभाष जी, तो सवाल ये जो है कि क्या आप ये पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि अब लॉकडाउन आगे जारी रहा, बढ़ाया गया, तो ये तबका जो डेली कमाने और खाने वाला है वो भूखों नहीं मरेगा, उस तक खाना पहुंचेगा, उसकी जिंदगी चलती रहेगी, हालांकि पैसे डाले जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो आपने अभी कहा, ये दिल्ली सरकार, केंद्र की
और पार्टी की भी जिम्मेवारी है हमारी कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोएगा, किसी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी। ये व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र की ओर से भी, दिल्ली सरकार की ओर से भी, तो दिल्ली के लोग हैं या यूपी के लोग, यूपी सरकार, योगी सरकार है, वो सभी के लिए अनाज की व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ये हो रहा है। और अब हम ये भी सुन रहे हैं कि यूपी सरकार लॉकडाउन बढ़ा तो फिर से खाते में पैसे डालेगी, जैसा पहले लॉकडाउन 1 में डाला था। लेकिन विक्रम सिंह साहब, एक और बड़ा मसला है। हमने पहले लॉकडाउन में देखा और अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वो समझाने की भाषा उनको नहीं समझ में आ रही है, उसको तोड़ा जा रहा है, छिप जा रहे हैं, कई तरह की और ऐसे काम कर रहे हैं जिनको करने से मना कर दिया गया है अभी। तो क्या लॉकडाउन 2 में हम उनसे निपटने के और रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे ताकि ये जो गलतियां हुई है वो ना हो? आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया है अजय जी, क्योंकि हमारी मानसिकता है, डॉक्टर कंवर इस पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कोविड हो, ये पड़ोसी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। और हम ऐसी अव्यवहारिक बातें करते हैं और अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्य करते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, जो कि और विशेषकर हमारी आयु के लोग जब करते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा इसके बड़े गंभीर, दूरगामी, नकारात्मक परिणाम आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जब ये महामारी आई थी तो आप याद करें अजय जी, ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट धारा 2, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 51, आईपीसी धारा 279 और 270, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन कालांतर में इसकी जानकारी प्रत्येक कर्मचारी को मिली। लेकिन जो आपने ये कहा कि थूकने, ये नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार करना, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, इसके बारे में रूपरेखा और इसके बारे में कार्य योजना होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की उद्दंडता, अव्यवहारिक बातें कहीं होती हैं तो हमारी त्वरित कार्रवाई क्या होनी चाहिए जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो और समाज में एक कड़ा संदेश जाए। ये देखने की जरूरत है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है, ऐसा कोई काम हम न करें जिसमें जातीयता का कोई पुट हो। और इसके अलावा लेकिन प्रभावी कार्रवाई ऐसी हो कि समाज में कड़ा संदेश भी जाए और सब लोग उसका पालन भी करें। हमारे यहाँ विशेष तौर पे ये कुरीति है दुर्भाग्य से कि पान मसाला, गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाना, उसको थूकना, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार या टीका टिप्पणी अनावश्यक करना, इस पे होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे जो अफवाह फैलाई जाती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संतोष का विषय है कि इसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अब तैयार हैं और अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार या कोई आपत्ति व्यवहार किया तो प्रभावी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। यानी आपको लगता है कि पहले लॉकडाउन 1 के मुकाबले लॉकडाउन 2 में ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा प्रभावी तरीके से इन गलतियों को ठीक किया जाएगा और लॉकडाउन को लागू किया जा सकेगा, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे सामने हैं और हमने गलतियों से सीखा है। डॉक्टर कंवर, अब ये भी सवाल है कि क्या आप ये एडवोकेट करेंगे, बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट, कि हर जगह पूरे देश में जैसा लॉकडाउन 1 में हमने सब कुछ को ठप कर दिया, करना पड़ा, जरूरी था, उसका फायदा मिला, वैसे ही लॉकडाउन 2 में भी रखें, या सेलेक्टिवली, पॉकेट वाइज, जोन वाइज डिवाइड करके भी लॉकडाउन को हम लागू कर सकते हैं आगे? मिस्टर अजय, ये बड़ी क्लियर बात है कि अभी जो सिचुएशन है, मैं चाहूंगा कि 2 हफ्ते अभी और लॉकडाउन चले, कंप्लीट लॉकडाउन चले उसका, और इस दौरान बहुत कुछ होना चाहिए। पब्लिक को वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि अब तक लकीली सारे मुल्क भर में, एक्सेप्ट ए लिटिल स्ट्रे इंसिडेंट हियर एंड देयर, जो करते आए हैं। सरकार को अपनी तरफ से कुछ अलग कदम उठाने चाहिए, मैं अभी बताता हूं आपको। और इंडस्ट्री को अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए कि अब लॉकडाउन खुलेगा, 2 हफ्ते बाद खुले, 3 हफ्ते बाद खुले, और हमें उनको प्रेपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए कि जब भी वो काम शुरू करेंगे तो हमें डिस्टेंस बना के रखना है। वो क्या प्लानिंग होगी उनकी, किस तरीके से वो कर पाएंगे ताकि कांग्रीगेशंस अवॉइड करेंगे, और कितनी स्ट्रेंथ वर्कर्स की शुरू में लाएंगे और कैसे करेंगे, ये प्लानिंग उनको अभी से शुरू कर देनी चाहिए ताकि उस वक्त नहीं करने बैठे और एकदम से जब हम फुल स्टीम जाने की जब सिचुएशन आए तो हम उसको स्टेप वाइज फटाफट ले जा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लेना चाहिए कि ये वायरस को हम डोंट लेट द वायरस अटैक यू, यू शुड चेज द वायरस। और वही साउथ कोरियंस ने किया और जर्मनी भी वैसे ही कर रहा है।
उसमें क्या है, तभी जर्मनी में मोर्टेलिटी रेट्स बहुत कम है, साउथ कोरिया में भी। वो अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किट्स जो है हमारी एंटीबॉडी किट्स वो इंडिया में अब तक आई क्यों नहीं है, आ जानी चाहिए थी, और जल्दी से जल्दी उससे हमें टेस्ट भी कर लेने चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कम्युनिटीज में कहाँ कहाँ पे ज्यादा बीमारी दिख रही है, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये जो अभी 2 हफ्ते ये समझ लीजिए जो होंगे, उसमें उनको ये सब करना शुरू कर देना चाहिए ताकि उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और ये भी देखा जाए कि किन लोगों में IgG पॉजिटिव है एंटीबॉडी, जिसका मतलब ये है कि इस इंसान में इम्यूनिटी है, बीमारी आई चली गई और अब वो ठीक है और काम पे जा सकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि दिस मैन इज इम्यून, तो आप स्टेप्स ले सकते हैं उनको पब्लिकली खुले में अपने काम भी करने में और अपने जॉब्स भी अटेंड करने में। और इस तरीके से हमें इस वक्त सवाल सिर्फ लाइफ बचाने का नहीं है, लाइवलीहुड बचाने का भी है। सो हमें वायरस को चेज करना है, पॉकेट्स ढूंढनी है, ये सरकार का काम है। सो हमें हर एक को अपना अपना रोल प्ले करना है। अगर हम ठीक से कर पाते हैं तो मैं सोचता हूं कि 2 या मैक्सिमम 3 हफ्ते में हम पार्शली खुल जाएंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा और हम उस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को जरा जल्दी बेहतर हालात में ला सकते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप बहुत बारीकी से सुन रहे हैं और समझ भी रहे होंगे आप जो डॉक्टर MS कंवर साहब कह रहे हैं कि क्या सरकार को करना है, क्या हमें करना है, क्या किस किस को करना है। तो इसमें जो एक बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है इन सारी बातों से, जो सरकार को करना है वो तो सरकार को तय करना होगा, लेकिन हम बतौर जनता या बतौर इंडस्ट्री हमें सीखना होगा, अपने भीतर ये तहजीब लानी होगी। कोरोना कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 10 हफ्ते में जाने वाला नहीं है। हमें उसके लिए तैयार होगा, लड़ाई लड़ते रहनी होगी। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, हमें अपने दकियानुसी विचारों से ऊपर उठना होगा। निश्चित तौर पे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो एक पुरानी कहावत है कि इस बीमारी को हम रोक लें और हम उस स्थिति में ना आए कि जब ये हो जाए तो हम उसका उपचार करने आगे जाएं। तो बेहतर यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, जो नॉर्म्स जो हैं, जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी जा रही हैं, वो पब्लिक जो है उसको पूर्ण तरह फॉलो करे। बीच बीच में कुछ ऐसे इससे हुए हैं कि कहीं धार्मिक स्थल पे लोग जमा हो गए, कहीं लोगों ने मशाल लेके जुलूस निकाल लिए, तो कुछ इस तरीके की अभी साउथ में हमारे एक MLA साहब हैं बीजेपी के, उन्होंने बर्थडे मना लिया। तो कुछ अगर ऐसे इंसिडेंट्स को आप लें तो वो कहीं कहीं अभी भी कुछ जो लोग हैं गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप देखें तो लोग काफ़ी हद तक इनको फॉलो कर रहे हैं बातों को। और जहाँ तक लॉकडाउन हटाने की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर बहुत अच्छी बात कही थी डॉक्टर साहब ने कि केवल लाइव्स नहीं, लाइवलीहुड भी बचाना है, रोज़गार भी बचाना है, ऐसा ना हो कि आदमी भूखों ही मर जाए, तो वो भी बचाना है। तो अगर हम फेज्ड मैनर में सिलेक्टिव एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि जहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, तो वहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी काम है, उसे एक लिमिटेड उसमें अगर हम थोड़ी ढील दें तो एक ये तो संभव नहीं है कि एकदम से लॉकडाउन पूरा 15 दिन बाद खोल दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। ऐसे फेज्ड मैनर में ही किया जाएगा। तो इसे एरिया वाइज, जोन वाइज बांट करके करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम एक बैलेंस बना पाएंगे कि बीमारी भी ना फैले और जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, लोगों की, घरों की, वो भी बनी रहे। बिल्कुल। सुभाष आर्य साहब, तो जिंदगियां तो बचानी ही है, जीविका भी चाहिए और उसको बचाए रखना होगा। तो क्या नजरिया है, किस तरीके से अब मामला आगे बढ़ेगा? जी ने अब चेंज किया। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था जान है जहान है, अब कहते जान भी है और जहान भी। अब इसने चेंज किया ताकि अपने मजदूरों को काम भी मिले, नौकरी भी मिले, रोटी रोजी भी मिले, ये सब काम मिले। लेकिन कुछ लोगों पर सख्ती करनी पड़ेगी इस लॉकडाउन के अंदर जो नया आने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर देखें तो 1100 पेशेंट्स हैं। 1100 पेशेंट्स के अंदर 700 से ऊपर केवल जमात के हैं। अगर जमात के ना होते तो दिल्ली आज बहुत लो स्टेट में हो जाती। लेकिन आज भी पूरी यूपी के अंदर भी ऐसे धर्म विशेष के लोगों ने आत्मचाई हुई है, उनको रोक जाना चाहिए, उन पर सख्ती की जानी चाहिए। सभी सक्सेसफुल हो गए
कि जब लोग तोड़ना बंद करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, धर्म की बात ना मानकर, देश सबसे बड़ा है, धर्म बाद में है, इसलिए देश की बात सोचते हुए उनकी बात माननी पड़ेगी कि हम पहले अपनी जान बचाएं, पड़ोसी की बचाएं, फिर जाके जगत। विक्रम सिंह साहब, जिस तरफ ले जा रहे हैं बात को, मैं जीविका की बात हालांकि पूछना चाह रहा था, लेकिन शायद अभी आर्या साहब इसके बारे में बहुत कुछ बताने की हालत में न हो, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं पिछले दिनों एक सच्चाई के तौर पर सामने आई है, और आने वाले दिनों में रमजान भी आने वाला है 24 से, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वो मॉडल अपनाना होगा, तरीका अपनाना होगा हमें, कि हम, ताकि मौका नहीं मिले कोरोना को? बहुत बृहद प्रश्न है और इसमें तमाम पहलू हैं। मैं आपको 4 बिंदु बताना चाहूंगा। सबसे पहले पुलिस फोर्स हमारा, या जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए और योद्धा के जो सभी गुण हैं, सबका बहुत अच्छा परिचय दिया है। लेकिन एक ये शरीर का गुणधर्म होता है कि फटीग और थकावट का आना, इसलिए शासन प्रशासन को एंटिसिपेट करना चाहिए कि रमजान वगैरह के आने से पहले कुछ स्टैगरिंग या फोर्स मल्टीप्लायर्स की व्यवस्था करें, जिससे कि ड्यूटी की इतनी भारी न पड़ जाए कि हमारे पुलिसकर्मी, हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ भी बीमार पड़ने लगे और उनका रिप्लेसमेंट ना हो। नंबर 2, हम लोगों में एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का। तबलीगी जमात इज नॉट इस्लाम। हमको ये कहना चाहिए, अगर किसी ने गलती की है, बिना उसके धर्म, बिना उसके जात, बिना उसके ऊपर ध्यान दें, अगर अपराधी है तो अपराधी है, बात खत्म हो गई, और अपराधी के ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून जिसकी इजाजत देता। नंबर 3, आपकी एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए कि रमजान अगर हो रहा है, ये चीज सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है। हमारे मौलाना साहिबान ने बड़ी उम्दा बात कही है कि जिसको भी नमाज पढ़नी है, तरावी करनी, अपने अपने घरों पे करे, बराए करम बराए मेहरबानी वो काम न करे जो पहले होता था, क्योंकि अब वो प्रासंगिक नहीं है, न उसकी इजाजत कानूनी भी और दीनी भी, क्योंकि मौलाना ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट हिदायतें दे दी हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि कम्युनिटी पुलिसिंग बाय कंसेंट, क्योंकि ये चीज जबरदस्ती करने वाली नहीं है। पुलिसिंग बाय कंसेप्ट का जो ये है, कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट, इनको ज्यादा कारगर करके लगाएं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो, और नहीं अवांछित बल प्रयोग करे, क्योंकि उसके भी बहुत काउंटर प्रोडक्टिव परिणाम आते हैं। तो इसको सीधे सीधे एक ही नजरिए से देखना पड़ेगा, किसी धर्म के नजरिए से नहीं, किसी सियासत के नजरिए से नहीं, बल्कि बीमारी है और इंसान है, इंसान और बीमारी के बीच में ये जंग है, और उसको उस तरीके से कैसे हम लड़ सकते हैं बेहतर तरीके से। जो नहीं सीधे समझ पा रहे हैं उनको समझाने के तरीके हमें निकालने पड़ेंगे। बट डॉक्टर कंवर, अब आप मुझे ये भी समझा दीजिए, लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है अब कि भाई पहले हमने जनता कर्फ्यू किया, खुद से लगा लिया बड़ी कामयाबी के साथ, फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, उसको भी हमने बहुत अच्छे से निकाला है, अब 2 हफ्ते और की बात कही जा रही है, चलो उसको भी निकालेंगे अगर आ जाता है तो, मगर हाउ फार, कब तक ये सब चलेगा, ये सवाल सबके जहन में है। हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप दूसरे कंट्रीज का भी एग्जांपल लें तो वहाँ भी स्टेप वाइज ये लॉकडाउन आगे बढ़ता ही चला गया, डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन क्या है, हमारे नंबर्स किधर जा रहे हैं, हमारी कर्व किधर जा रही है। अगर कर्व ही स्टीप होती गई या रहती गई, फ्लैटन आउट नहीं हुई, तो जाहिर है कि अगर आप लॉकडाउन भी हटा देंगे तो क्या अंजाम होगा उसका, ये आपको हर स्टेप पे देखना पड़ेगा। हम ये फिगर्स डेली देखते हैं, कर्व्स की डायरेक्शन किधर जा रही है वो डेली देख रहे हैं। सो ये भी कहना आप बड़ा ये कह रहे हैं कि कब कितने मरीज नए सामने आ रहे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल, और हम अभी जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो जाके केस फाइंडिंग तो बहुत कम हो रही है। देखा जाए तो प्रॉबेबली जितने केसेस अभी तक डायग्नोज हुए हैं, अगर मैथमेटिकल मॉडल को लिया जाए तो शायद 8 गुना ज्यादा, अगर सारी की सारी इंडिया की पॉपुलेशन को टेस्ट किया जाए तो शायद 8 गुना ज्यादा नंबर हो, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इससे भी अभी मुतमईन हैं कि जो पेशेंट सीरियस हो जाते हैं वो तो घर नहीं बैठे हुए, वो तो हॉस्पिटल्स में है ही ना। सो जो हॉस्पिटल्स में सीरियस होकर पेशेंट आए या जितनी डेथ्स हुई हैं, उसको देखते हुए मैं सोचता हूँ हालात बहुत अच्छे कंट्रोल में है इंडिया की पॉपुलेशन देखते हुए। लेकिन ये हुआ इसीलिए है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए हैं, आवाजाही बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हो गई। और मैं नहीं देख रहा हूँ कि अभी कम से कम 2 हफ्ते भी नहीं और भी ज्यादा
फ्लाइट्स वगैरह की अभी छूट मिलेगी या ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जितनी हमने मेहनत से इतना रोका हुआ है इस बीमारी को, अगर जरा सा भी ढीला पड़े तो वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां के कई मुल्क ऑलरेडी हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। अगर लॉकडाउन बढ़ना भी पड़े तो लेट इट बी, क्योंकि आई थिंक ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर आप बड़े ठीक से स्टेप्स लेते हैं और बड़ी प्लानिंग ठीक से करते हैं और अभी से जुड़ जाते हैं कि कैसे हमने सेक्टर को खोलना है, डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे खोलना है, वो फिर भी आप उसको ग्रैब कर लेंगे और शायद आपको और नए मौके मिलेंगे इंडिया में कि अगर चाइना की तरफ लोगों का रुझान, यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का ऑलरेडी खत्म हो रहा है, तो कहीं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। भी आ रहे तो हैं। दुनिया में वो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसमें इंडिया के अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, अगर आप एशियन कॉन्टिनेंट को देखें, वहां भी लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां उनको स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी, अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी। सो हमें वो मौके ग्रैब करने हैं और उसकी प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ यही नहीं सोच रही कि हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से खोलना है, हमें हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो ये भी सोच रहे हैं कि अभी हमने ये मौके जो आगे आने वाले हैं उनको ग्रैब कैसे करना है। सो मैं सोचता हूँ इकोनॉमी फिर भी पकड़ में आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है। और भाई हम अब सबसे बड़ी बात है कि हम बचे रहेंगे तब तो इकोनॉमी का कुछ करेंगे, तभी तो धंधा। अगर हम तो रहे पहले तो हमें लाइफ को बचाना होगा, फिर लाइवलीहुड नेक्स्ट स्टेप है कि फिर हम बचे हैं तो खाएंगे क्या, ये सोचेंगे हम। क्या आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि हम तुरंत नहीं जाने वाला ये बीमारी, हम लॉकडाउन में रहेंगे, उसको फैलने से रोके रखेंगे, लेकिन कोरोना चला जाएगा निकल करके, कोरोना के वायरस खत्म हो जाएंगे अपने आप, ये भी तो नहीं होने वाला है। तो हमें कोरोना के साथ जीने के तरीके भी सीखने पड़ेंगे, क्या ये भी एक जरूरत है? बिल्कुल। ये जो नमस्ते की बात की जा रही है, हैंड शेकिंग बंद हो जाएगी, इवन हाई फाइव बंद हो जाएगी। ये अरेबिक कंट्रीज में जो गले मिलते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। एटलीस्ट कई सालों मैं नहीं देखता कि ये चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि कोरोना भी जाने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल में करेंगे, हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, वैक्सीन्स बन जाएंगी। जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, तब तक मैं नहीं समझता कि लोग वो अपनी तौर तरीके जो अब सीख रहे हैं उससे वापस उन्हीं दिनों में जाएंगे। सो द लाइफ आफ्टर कोरोना इज certainly going to be a lot different than life before corona। और ये जो पार्टिंग ये वो चलती है, ये भी अब लोग बड़े सोच समझ के करेंगे कि कहीं कोई ऐसा इंसान ना आ जाए बीच में कि हम भी उसमें शरीक हो जाएं। जी, बहुत ही आप जरूरी और अहम बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप, जिसे हमें समझने की और सीखने की जरूरत होगी। कोरोना हमारी जिंदगी को लंबे समय तक के लिए पूरी तरह बदलने वाला है, और इस वक्त इतना तो साफ है, जब कल 10 बजे पीएम मोदी आएंगे सामने, उसके पहले कि अगर लॉकडाउन से निकलना है तो फिलहाल लॉकडाउन में रहना होगा हमें, और कोरोना के साथ कैसे जिए इसे भी हमें सीखना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के महाबहस में।